हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर एंड हम लोग पूरा सिलेबस कर रहे हैं 11th-12th का कंप्लीट एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन एग्जाम्स ऑफ 2021। नेक्स्ट ईयर जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चों, है ना। तो हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं एंड इसी सीरीज़ में हमने चैप्टर 1 को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाली हूँ। जो टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं उस टॉपिक का क्वेश्चन नीट में आना जो है वो एक ट्रेंड बन गया है। पिछले कुछ सालों में इस टॉपिक में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने लग गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आज आपको इक्विवेलेंट मास के क्वेश्चंस कराऊंगी एंड जितने क्वेश्चंस मैं इस चैप्टर में कवर करने वाली हूँ वो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कंप्लीट हैं। और भी क्वेश्चन इस टॉपिक में से आते हैं बट वो लोग आप पढ़ोगे रिडॉक्स चैप्टर में। जब क्लास 11th में हम लोग पढ़ेंगे रिडॉक्स चैप्टर, वहाँ पे मैं आपको कराऊंगी। बट जितना इस चैप्टर में हो सकता है, जितने लेवल को टच करेगा, उसके सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगी बच्चों। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट मास, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो। एंड आज हमारे बच्चों प्रबल बैच की जो क्लास है वो है क्लास नंबर 11। ठीक है, एंड हमारा चैप्टर 1 चल रहा है किसका, क्लास 11th का। उसका भी आज हमारा जो है वो पार्ट हम लोग 11th करने वाले हैं, पार्ट 11। ठीक है बच्चों, हम लोग इतना आज कवर करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास, ओके स्टूडेंट्स। तो बच्चों ये जो टॉपिक है इक्विवेलेंट मास, ये कहाँ से आया? मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ आप लोगों को। आप लोग जानते हो बार्टर सिस्टम, सुना होगा आप लोगों ने सबने। ठीक है, आप लोग एसएसटी में पढ़ते होंगे। बार्टर सिस्टम सुना था कभी? क्या था ये सिस्टम? एक्चुअली पहले क्या होता था, पहले के टाइम में जो गांव वगैरह में कोई मान लीजिए गेहूं उगाता है, कोई चावल उगाता है, कोई जो है पशुपालन करता है, वो गाय भैंस ये सब जो है उनको एनिमल हस्बेंड्री करता है, दूध वगैरह बेचता है गाय भैंस का। और जो कोई पर्सन है वो मान लीजिए कि लोहार है, कोई जो है वो सुनार है, इस टाइप के अलग अलग लोगों के बिजनेस हुआ करते थे। अब द क्वेश्चन इज़ कि मान लीजिए जो पर्सन गेहूं उगाता है, अगर उसको किसी से तेल खरीदना हो या किसी से ऑयल खरीदना हो, कुकिंग ऑयल, तो वो क्या करेगा? उस टाइम मनी का तो सिस्टम था नहीं, तो वो अपने पास जो भी होता था, मान लीजिए गेहूं है उसके पास, तो कुछ अमाउंट गेहूं का लेकर के जाता था और एक्सचेंज कर लेता था। मतलब जिसके पास जो कमोडिटी है, जो वो ग्रो करता है, वो एक्सचेंज करके दूसरी चीज़ें खरीदता था। ठीक है, ये सिस्टम काफ़ी टाइम तक चला। मतलब मान लीजिए वो उसने गेहूं दिया और उसने ऑयल ख़रीद लिया, फिर वो कहीं गया, उसने गेहूं दिया और कपड़े सिलवा लिए, किसी ने उसने फिर मान लीजिए गेहूं दे करके उसने किसी और से लोहार का काम करवा लिया। तो ये सिस्टम काफ़ी टाइम तक हमारे इंडिया में या बहुत सारी कंट्रीज़ में चला। बट उसके बाद जो है वो एक डिस्कवरी हुई, एक चीज़ जो है वो आई ट्रेंड में, मनी आया। और मनी जो है वो उन्होंने इसलिए लाया कि एक्सचेंज करने से समझ नहीं आता कि हमें कितना जो है वो, मान लीजिए कोई गेहूं दे रहा है, उसके एक्सचेंज में उसने राइस खरीद लिया, तो उसको माइंड में ये रह सकता है कि अरे मैंने गेहूं के रिस्पेक्ट में राइस ले तो लिया, क्या पता मेरा गेहूं का जो वैल्यू है वो ज़्यादा था और जो मैंने उसके रिस्पेक्ट में चावल लिया है वो कम लिया है ना। तो ये किसी के माइंड में भी आ सकती हैं चीज़ें। तो उस टाइम पे लोग कंफ्यूज रहते थे कि हम एक्सचेंज कर तो रहे हैं बट कितना एक्सचेंज करना चाहिए। मान लीजिए अब कोई इंसान गेहूं लेकर के जाएगा गोल्ड खरीदने के लिए, तो कितना गेहूं देगा कि उसे गोल्ड मिलेगा? तो ये बहुत क्वेश्चनेबल चीज़ हो गई। इसी चीज़ को, ड्रॉबैक को हटाने के लिए हमें हर चीज़ को मनी में लाना पड़ा, मनी के रिस्पेक्ट में लाना पड़ा। ठीक है बच्चों, तो मनी क्या हो गया, उसने हर चीज़ का वैल्यू सेट कर दिया। क्या कर दिया? वैल्यू सेट कर दिया कि किसी चीज़ का प्राइस क्या है। गेहूं का प्राइस ये हो गया, वीट का प्राइस ये हो गया, राइस का प्राइस ये हो गया, ये सारी चीज़ें। तो मनी यहाँ पे क्या है, वो एक स्टैंडर्ड की तरह काम करने लग गया, जिसको हम आज भी यूज़ करते हैं। एंड हर अलग अलग कंट्री में अलग अलग जो है वो करेंसीज रन करती हैं। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। अब इक्विवेलेंट मास की बात यहाँ रिलेट कैसे होती है मैं आपको वो समझाती हूँ। मैंने ये समझाया इसीलिए क्योंकि कई बच्चों को नहीं समझ में आता कि कंसेप्ट है क्या एक्चुअल में। ठीक है बच्चों, मान लीजिए अगर मैं बात करती हूँ कि जैसे हमने स्टोशियोमेट्री पढ़ा था। ठीक है, हम स्टोशियोमेट्री पढ़ के आ चुके हैं ना। स्टोशियोमेट्री हमने वहाँ पे ये पढ़ा था कि मोल्स, मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम इन लीटर्स एंड हमारा मास इन ग्राम्स। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम एक दूसरे से
रिलेट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने इतना पढ़ लिया था, किस में पढ़ा था, स्टोइशियोमेट्री में ही पढ़ा था। बट कई बार क्या होता है बच्चों की, मोल्स दिए हैं तो वॉल्यूम निकाल लीजिए, मोल्स दिया है तो मास निकाल लीजिए, मास देगा तो मॉलिक्यूल्स निकाल लीजिए, वॉल्यूम दिया है तो मोल्स निकाल लीजिए। ये सारी चीज़ें एक्सचेंज जो है पॉसिबल है, इनकी कैलकुलेशंस जो है पॉसिबल हैं। ठीक है, कैलकुलेशंस हो सकती हैं, बट थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है हमारे लिए। जो मेथड है सॉल्व करने का थोड़ा सा क्या हो जाता है, लेंदी हो जाता है। इसलिए क्या हुआ, इसलिए एक सिस्टम निकाला गया, इक्विवेलेंस सिस्टम। इक्विवेलेंस सिस्टम से बच्चों, ये सिस्टम जो पढ़ाया जाता है आपको, ये थोड़ा टाइम कंज्यूम जो होता है कैलकुलेशंस में, उसको कम करने के लिए होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप काफ़ी सारी चीज़ों को ईजिली सॉल्व कर लेते हो। तो चलते हैं इसी कंसेप्ट पे। एक्चुअली इक्विवेलेंट मास होता क्या है, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेट्स राइट द डेफिनेशन। एक मिनट। इक्विवेलेंट मास, इसको मैं बहुत इजी शब्दों में समझाऊंगी एंड फिर इसके सारे क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगी जो आपके लिए रिक्वायर्ड हैं बच्चों। ओके, इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which react और displaces, या तो रिएक्ट करे या डिस्प्लेसेस। किसको डिस्प्लेस करे, वन पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के वन पार्ट मास को या तो रिएक्ट करे उसके साथ या डिस्प्लेस करे, या फिर 8 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, या फिर 35.5 पार्ट बाय मास ऑफ क्लोरीन, या फिर 108 पार्ट बाय मास ऑफ सिल्वर। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहाँ पे 4 चीज़ों के लिए ऐसे लिखा है एंड सो ऑन, ये औरों के लिए भी चीज़ें वैलिड हैं। तो अब आप कहोगे मैम आपने जो है ना, आपने यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर दी। क्या गलती कर दी, आपने इन सारे एलिमेंट्स का ना एटॉमिक मास तो ले लिया है, आपने इन सब का ना एक जगह एटॉमिक मास गलत ले लिया है। अब आप मुझे यही बोलोगे ना, हाइड्रोजन का आपने 1 लिया मैम, क्लोरीन का 35.5 लिया, सिल्वर का 108 लिया, बट आपने ऑक्सीजन का जो है वो 8 लिया है, ना कि 16। तो बच्चे मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे एलिमेंट्स की बात हो रही है एंड एलिमेंट्स के लिए जब भी हम लोग इक्विवेलेंट मास निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाता है एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। यही फॉर्मूला होता है ना। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले में सेट करके इन चारों के लिए निकालूं, हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक मास 1, वैलेंसी 1, तो कितना आ गया 1। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक मास 16 डिवाइड बाय वैलेंसी 2, तो कितना आया 8। क्लोरीन के लिए एटॉमिक मास 35.5 डिवाइड बाय वैलेंसी 1, तो कितना आया 35.5। तो जो ये लिखा है ना मैंने, ये सारी चीज़ें जो यहाँ लिखी हैं वो एक्चुअल में इन एलिमेंट्स का क्या है, इक्विवेलेंट मास लिखा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि इनके साथ कोई और एलिमेंट कितना रिएक्ट करता है, रिएक्ट नहीं कर रहा तो इनको डिस्प्लेस कितना अमाउंट कर पा रहा है, तो उसको इक्विवेलेंट मास कहा गया। इक्विवेलेंट का मतलब है उसके लगभग बराबर। इक्विवेलेंस का कंसेप्ट ये कहता है। तो जैसे बार्टर सिस्टम था, तो हम अगर गेहूं लेके जाते हैं दूध खरीदने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि भाई इतना गेहूं आप रख लीजिए और इतना हमें दूध दे दीजिए, है ना। तो वहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होती थी, क्या ये बराबर है या नहीं, क्या उन दोनों की वैल्यू बराबर है या नहीं, तो वो कन्फ्यूजन डेवलप ना हो इसलिए मनी सिस्टम आ गया, है ना बच्चों। तो यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग, क्या है ये, इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक सेकेंड, हाँ जी। तो इक्विवेलेंट मास के बच्चों क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। कितने तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इक्विवेलेंट मास के क्वेश्चंस करने के लिए आपको एक कुछ फॉर्मूला मैंने नॉर्मेलिटी के टाइम पे सिखाया था। क्या सिखाया था बच्चों, जब मैंने आपको नॉर्मेलिटी सिखाया था तो उस टाइम मैंने आपको समझाया था, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी n इज इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स of solute divide by volume of solution in liter। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे कैलकुलेट करें मैम हम, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू
गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। मैम गिवन मास तो ठीक है, इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करें? इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या हम लगाते थे? एसिड के लिए अलग, बेस के लिए अलग, सॉल्ट के लिए अलग, एलिमेंट के लिए अलग। ठीक है, ये 4-5 तरीके मैंने आपको वहाँ पे भी कराए थे। ठीक है, उन्हीं चीज़ों को हम दोबारा लिख लेते हैं कि कैसे किया जाता है। एक तरीका तो ये है। ठीक है बच्चों, तो पहला तरीका मैं लिख रही हूँ इक्विवेलेंट मास ऑफ, सारे तरीके बता दूंगी जितने रिक्वायर्ड होंगे। इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। ठीक है, तो क्या करेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? एसिड का मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एसिड के कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस रिप्लेसेबल हैं, रिलीज करने लायक हैं, नंबर ऑफ H+ रिलीज्ड, या जिसको हम कहते हैं बेसिसिटी भी कह देते हैं, एसिड की बेसिसिटी। ठीक है, तो ये हो गया एसिड के लिए। दूसरी बात, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस कैसे निकालेंगे कि एक बेस जो है वो कितने क्या रिलीज कर सकता है, OH-, तो उसका फॉर्मूला भी हो गया मॉलिक्यूलर मास बाय नंबर ऑफ OH- आयन रिलीज्ड, जितने वो OH- रिलीज कर सके वो चीज़ है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मोलर मास बाय एसिड की होती है बेसिसिटी। ठीक है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं बेसिस की होती है एसिडिटी, राइट। तो ये हो गया फॉर्मूला एसिड एंड बेसिस का। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला दिखाती हूँ मैं आपको सॉल्ट के लिए। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट कैसे लिखें बच्चों? सॉल्ट का लिखने का तरीका होता है, मॉलिक्यूलर मास तो होगा नहीं सॉल्ट के केस में क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर्मूला मास लिखते हैं, है ना। फॉर्मूला मास ऑफ दैट आयनिक कंपाउंड जिसकी हम बात कर रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज ऑफ कैटायन और टोटल चार्ज ऑफ एनायन, टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज। जो चार्ज है आप वो लिख देंगे तो आप उससे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसको मैं लिख सकती हूँ m अपॉन टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, कम टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ है बच्चों इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट। किसी एलिमेंट की अगर बात हो रही है तो कैसे निकालेंगे उसका एटॉमिक मास, क्योंकि एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास तो होगा नहीं, एटॉमिक मास होगा, डिवाइडेड बाय उस एलिमेंट की वैलेंसी। तो बच्चों वैलेंसी को ना हम लोग कई बार n फैक्टर भी बोल देते हैं। तो अगर मैं इन सब की बात करूं तो एटॉमिक मास को मैं अगर m लिख लेती हूं और वैलेंसी को मैं n फैक्टर लिख लेती हूं। ठीक है, तो इन चारों फॉर्मूला में आप एक चीज़ ध्यान देखो, ऊपर क्या लिखा हुआ है, न्यूमरेटर क्या है, या तो एटॉमिक मास या मोलर मास। तो हम ऊपर तो लेते हैं एटॉमिक मास या मोलर मास, ठीक है, नीचे क्या लेते हैं, n फैक्टर। तो n फैक्टर जो है बच्चों वो 3 तरह का हो सकता है। n फैक्टर यहाँ पे 3 तरह का हो सकता है। एसिड के केसेस में n फैक्टर H+ रिलीज जितना होता है उसको कहा जाता है। बेसिस के केस में जितना OH- रिलीज होता है उसे कहा जाता है। तो n फैक्टर जो है एसिड के केस में H+ कितना रिलीज हो रहा है, बेस के केस में OH- कितना रिलीज हो रहा है, उसे n फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात, n फैक्टर आपका किसी एलिमेंट की वैलेंसी भी हो सकती है। एंड वैलेंसी को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, वैलेंसी को ही हम कहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है या उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो वैलेंसी या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हमने, आप जो बच्चे 12th के हैं और मेरी क्लासेस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं क्लास 11th का, वो बच्चे जानते हैं रिडॉक्स चैप्टर में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया जाता है। जो 11th के बच्चे हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी आप लिख लीजिए वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर, ये भी n फैक्टर में काउंट होता है। एंड तीसरी चीज़ है n फैक्टर में बच्चों, किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज हुआ, ये भी हम थोड़ा बाद में करेंगे रिडॉक्स चैप्टर में, बट यहाँ लिख लीजिए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हो रहा है उसको भी जो है n फैक्टर ही कहा जाता है। तो n फैक्टर जो है ये इन तीनों कैटेगरीज में जो नंबर आएगा वो n फैक्टर ही कहलाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है, इंट्रोडक्शन मैंने आपको करा दिया है। अब मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ। क्वेश्चंस कैसे करेंगे बच्चों, तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मतलब घूम फिर के सबका फॉर्मूला वही है, मोलर मास अपॉन n फैक्टर।
ठीक है, बस आपको देखना है कि वो क्या चीज़ है, एसिड है, बेस है, लाइक दैट व्हाट इट इज़। अब मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ, एकदम सबसे सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगी और उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा क्वेश्चंस का हम लोग लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले क्वेश्चन नंबर मैं आपको 1 करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों कि डायरेक्टली मैं आपको सॉल्व करा देती हूँ कि किसी चीज़ का कैसे निकालना है। फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट कह दीजिए या मास कह दीजिए, एक ही बात है। फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। निकालिए इसको ज़रा, कैसे निकालेंगे आप लोग। ये आपको दिखाई दे रहा है कैल्शियम सल्फेट बच्चों क्या है, कैल्शियम सल्फेट जो है वो एक तरह का आयनिक कंपाउंड है ना। तो इसका कैसे निकालेंगे आप लोग, आपको पता है फॉर्मूला देख रहे हो, सॉल्ट वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, मॉलिक्यूलर मास अपॉन टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसका आंसर कर लेते हैं। आंसर तो इसका इक्विवेलेंट मास जो है बच्चों कैसे निकाला जाएगा, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू कैल्शियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास पूरा का पूरा निकालते हैं। कैल्शियम का होता है 40, कैल्शियम का लिखेंगे हम 40, प्लस सल्फर का कितना होगा 32, प्लस ऑक्सीजन का कितना रहता है 4 टाइम्स ऑफ 16, इसको निकाल लीजिए, टोटल ऐड कर लीजिए कितना आ जाएगा, फटाफट करो। एंड उसके बाद में टोटल यहाँ पे ये देखना है आपको कि कितना जो है आपका वो है, यहाँ पे कितना पॉजिटिव चार्ज है या टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है वो आपको देखना है। तो फटाफट से करें बच्चों, उसको सॉल्व करिए। तो ये आ गया 136। ठीक है, ये हमारे पास 136 आ चुका है। एंड बच्चों यहाँ पे आपको पता है कैल्शियम सल्फेट जो है, अगर मैं इसको ब्रेक करूँगी तो इट विल बिकम कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड सल्फेट 2 नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज टोटल वो भी 2 है और टोटल नेगेटिव चार्ज जो है वो भी 2 है। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, मॉलिक्यूलर मास अपॉन टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज। तो कितना आ जाएगा 136 अपॉन 2 किस लिए, टोटल पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 68 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका इक्विवेलेंट वेट किसका, कैल्शियम सल्फेट का। ठीक है बच्चों, तो ये आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट का हमने निकाल लिया है यहाँ पे, क्लियर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम लोग, चलिए लेट्स बिगिन विद द सेकंड क्वेश्चन। थोड़ा सा अब मैं बढ़ा रही हूँ लेवल को। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ, अब मैं यहाँ पे एक स्पीशीज़ लिख रही हूँ आपके लिए, स्पीशीज़ है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ठीक है, इसको लिख करके इसका जो इन्होंने बोला है कि अज्यूम करना है पोटैश एलम का फॉर्मूला बच्चों, किसका फॉर्मूला है, पोटैश एलम। ठीक है, इसका इन्होंने बोला है कि आप इसका जो मॉलिक्यूलर मास है आप उसको m अज्यूम कर सकते हैं, आपको कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कई बार इस तरह के क्वेश्चंस में जो आपका आंसर है ना ऑप्शंस में वो m/10, m/2, m/5 ऐसे भी दिया होता है बच्चों। ठीक है, तो आपको ये सब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं भी होती है, तो आपको ये आंसर देख लेना पड़ेगा, ऑप्शंस देख लेने पड़ेंगे। चलिए इसका आंसर करते हैं बच्चों। कैसे करेंगे आप लोग, वही इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू m अपॉन, अब यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज कैलकुलेट करें। एक आपको मैं टिप देना चाहती हूँ, डोंट इंक्लूड 24H2O, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, डोंट इंक्लूड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हेयर। ठीक है, इसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, सारी चीज़ें लिख लेते हैं। टोटल चार्ज देखते हैं, इसको अगर मैं ब्रेक करती हूँ तो ये आ जाएगा 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, अगर मैं इसको ब्रेक करती हूँ तो क्या आएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट को 2Al3 पॉजिटिव प्लस SO4 जो है ये 3 टाइम्स जो है प्लस 3SO4 2 माइनस, ये ब्रेक करने से आएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको आप टोटल पॉजिटिव चार्ज यहाँ अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो कितना हुआ,
पोटेशियम जो है उसके पास प्लस चार्ज है 2 बार, तो +2 चार्ज तो यहाँ से आ गया। एल्यूमिनियम के पास प्लस चार्ज है +3, कितनी बार है? 2 बार है, तो टोटल कितना आया यहाँ से? +6। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ तो +8 आ जाता है। ठीक है, अगर मैं नेगेटिव निकालना चाहती हूँ तो नेगेटिव निकालते हैं बच्चों। यहाँ पे आप देख लीजिए कितना है, 3 बार -2 चार्ज है, 3 टाइम्स है ना -2। सल्फेट के ऊपर बच्चे -2 चार्ज होता है, बट टोटल सल्फेट आयन्स कितने हैं? 3। तो आप कैसे लिखेंगे? आप कर दीजिए 3 × -2, कितना हुआ? -6 हो गया। ठीक है, और अगर आप इसको भी इंक्लूड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये भी एक -2 चार्ज है अपने आप में, तो टोटल कितना हुआ? -8। तो आप ये देखो, चाहे आप पॉजिटिव चार्ज निकालिए चाहे आप नेगेटिव चार्ज निकालिए, 8 ही आ रहा है। तो यहाँ पे आप इस वैल्यू को पुट करेंगे कहाँ पे? यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो m/8 इज़ द आंसर। कितना आंसर है बच्चों? m/8। इज़ दैट क्लियर टू यू? ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारा, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्राइड ऑफ मेटल if equivalent weight of its oxide is 20। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन बच्चों को नहीं समझ में आएगा। ठीक है, मैं इसको बहुत सिंप्लीफाइड वे में करा के दिखाती हूँ आपको। बच्चों देखो, यहाँ पे कहा जा रहा है हमसे निकालना क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्राइड निकालना है किसी मेटल का, उसको भूल जाओ अभी। दिया क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ इट्स ऑक्साइड इज़ 20, ये दिया है। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए आंसर लिखेंगे बच्चों। आंसर, अगर कोई ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका? मेटल का, प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका? ऑक्सीजन का। ठीक है, अगर किसी रिएक्शन में इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, यहाँ पे हम बना रहे हैं ऑक्साइड, उसमें किसी एलिमेंट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, किसी मेटल ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और ऑक्सीजन ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। अब ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है बच्चों? ऑक्सीजन के लिए हम कितना लेते हैं? हम लेते हैं 8। ठीक है, क्यों लेते हैं ऑक्सीजन के लिए 8? एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय उसकी वैलेंसी, इस तरह से लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने 8 ले लिया। अब ये ऑक्साइड के लिए कितना बोल रहा है? क्वेश्चन में गिवन है कि 20 मान के चलना है, तो m कितना निकलेगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना निकलेगा? निकाल लीजिए कितना निकलेगा। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल विल बी इक्वल टू 20 - 8 इज इक्वल टू 12। क्लियर हो गया बच्चों? 12 आ जाएगा यहाँ से। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? वी हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्राइड। तो कैसे करेंगे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्राइड। आई बात समझ में? इक्विवेलेंट वेट मेटल का हाइड्रोजन का अगर ऐड कर देते हो तो ही तो हाइड्राइड बनेगा। मेटल का कितना लेना है? आपने खुद ही कैलकुलेट किया है अभी। कितना लेना है? 12 लेना है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे हाइड्राइड का कितना निकल जाएगा बच्चों? 13 निकल जाएगा। तो आंसर विल बी 13। ठीक है, आंसर हमारा 13 है। इस तरह क्वेश्चंस को ऐसे करना है। बस आपका एक बार कॉन्सेप्ट जो है ना वो बन जाना चाहिए, फिर आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करा देती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा और सिंप्लीफाइड वे में क्वेश्चंस कराऊंगी। क्वेश्चन ये है बच्चों, हाँ, अब मैं आपको जो क्वेश्चन कराने जा रही हूँ जिस वे में, वो हम डेफिनेशन की रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है, find out equivalent mass of sulfur in H2S। अब इस क्वेश्चन को बच्चे कैसे करेंगे? ठीक है, मैं आंसर कराती हूँ आपको। थोड़ा डेफिनेशन को भी रेफरेंस लेंगे यहाँ पे। आंसर, फाइंड आउट इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर इन H2S। बच्चों यहाँ पे H2S को ज़रा ध्यान से देखिए। H2S में हाइड्रोजन जो है कितने ग्राम इन्वॉल्व है? 2 ग्राम हाइड्रोजन। कैसे पता लगा हमें? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 ले लिए। ठीक है, 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद
कितने सल्फर के साथ, एक ही आटम है सल्फर का, है ना, तो उसको हम कितना मान के चलेंगे, उसको हम मान लेते हैं, सल्फर को कितना मानेंगे, 32 ग्राम मानेंगे, 32 ग्राम सल्फर। ठीक है बच्चों, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना। ये देखो H2S के अंदर 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 32 ग्राम सल्फर के साथ, ये हमने खुद ही लिखा है, ये हम 1 मोल की रिस्पेक्ट में मान के चल रहे हैं कि 1 मोल के अंदर 2 ग्राम हाइड्रोजन है एंड 32 ग्राम जो है वो सल्फर है। ठीक है, अगर मैं इसको 1 मान लूँ, 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद, किससे रिएक्ट करेगा 1 ग्राम हाइड्रोजन, बताइए किससे रिएक्ट करेगा। अगर मैं यूनिटरी मेथड अप्लाई करती हूँ तो किससे रिएक्ट करेगा बच्चों, इट विल रिएक्ट विद 32, अगर मैं 2 ग्राम हाइड्रोजन का हाफ ले रही हूँ, अगर मैं इसका हाफ ले रही हूँ तो इसका भी तो हाफ हो जाएगा। 32 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ, 16 ग्राम सल्फर। एंड बच्चों डेफिनेशन पे चलते हैं ज़रा एक बार, ज़रा डेफिनेशन पे चलते हैं एक बार। डेफिनेशन क्या बोल रही है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच रिएक्ट और डिस्प्लेसेस, किसी सब्सटेंस का वो अमाउंट जो या तो रिएक्ट करे या डिस्प्लेस करे 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, 1 पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब अगर जो हाइड्रोजन है उसका अगर 1 पार्ट है उसके साथ जो रिएक्ट करे, तो इस क्वेश्चन में देख लो आप, 1 ग्राम हाइड्रोजन 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन के साथ कितना सल्फर रिएक्ट कर रहा है, 16, तो ये इसका इक्विवेलेंट मास हो गया बच्चों। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन जो हमने ऊपर पढ़ी है उससे रेफरेंस लेकर के आप इसको निकाल सकते हैं। क्लियर है ना। इसी तरह का एक और क्वेश्चन कराती हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेते हैं। फाइंड आउट इक्विवेलेंट मास ऑफ MgCl2, फाइंड आउट इक्विवेलेंट मास ऑफ MgCl2, MgCl2 का निकालिए, Mg का उसके अंदर, ठीक है, कितना है उसका कंट्रीब्यूशन। कैसे करेंगे बच्चों, वही सेम जो मैंने मेथड अभी अप्लाई किया है वही मेथड लगाना है आपने। ठीक है, चलिए आंसर लिखते हैं। आंसर MgCl2, 2 पार्ट देख लेते हैं इसके। Mg कितना बच्चों, कितना होता है Mg का मास, 24 होता है ना, 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, क्लोरीन के साथ। कितनी क्लोरीन के साथ, 35.5 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन के 2 आपको दिखाई दे रहे हैं आटम्स इस मॉलिक्यूल के अंदर, तो आप लिख सकते हैं 71 ग्राम क्लोरीन, है ना, सही बात है ये बात तो समझ में आ रही है। स्टोइचियोमेट्री पढ़ लिया, लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ लिया, तो ये बात तो आप लिख सकते हो, है ना। 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विद 71 ग्राम क्लोरीन, ये बात आपको अंडरस्टूड है। ठीक है, ये बात आपका खुद ही स्टेटमेंट बोल रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे इसका 1 ग्राम कर लेती हूँ, मुझे एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्लोरीन का आंसर कितना लाना है। डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन देखते हैं एक बार। डेफिनेशन क्या बोल रही है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच रिएक्ट और डिस्प्लेसेस 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का 35.5 के साथ कितना रिएक्ट करने वाला है वो निकालना है हमें। तो यहाँ पे देख लो बच्चों, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड बाय 2 कर देती हूँ, अगर मैं 24 को भी डिवाइड बाय 2 कर दूँ ग्राम में और इसको भी 71 को भी डिवाइड बाय 2 कर दूँ ग्राम में, तो ये तो आ जाएगा 35.5 ग्राम क्लोरीन, और ये कितना आ जाएगा 12 ग्राम मैग्नीशियम Mg। तो यही तो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन यही तो बोलता है, यही तो हमारी वो थी डेफिनेशन कि 35.5 ग्राम क्लोरीन जिसके साथ रिएक्ट करेगा, 35.5 ग्राम क्लोरीन या इतना पार्ट ऑफ क्लोरीन जिसके साथ रिएक्ट करेगा या जिसको डिस्प्लेस करेगा, वो उसका इक्विवेलेंट मास होगा। तो Mg का इक्विवेलेंट मास यहाँ पे कितना है बच्चों, Mg का इक्विवेलेंट मास यहाँ पे जो है वो 12 आ चुका है। हमने किससे निकाल लिया, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। बच्चों ये भी एक तरीका है कैलकुलेट करने का, अगर ये नहीं समझ में आता है तो आप ट्रेडिशनल मेथड भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं ये आपको इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि ये आपके IIT मेंस और IIT एडवांस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, क्योंकि वहाँ पे आपके मिक्सचर ऑफ कंसेप्ट्स होते हैं। ठीक है, आपको ये नीट में भी हेल्प करने वाला है ये मेथड, इसलिए मैंने करा दिया। अदरवाइज आप ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करके कर सकते हो, बट हर क्वेश्चन ट्रेडिशनल मेथड से भी नहीं होता। ठीक बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, एक दो तरह के क्वेश्चन और करा देती हूँ सो दैट आपका ये जो टॉपिक है ना वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको बचेगा नहीं। ठीक, चलिए एक और कर लेते हैं। आप निकालिए, फाइंड आउट इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर इन PO4 AgPO4 एक मिनट, इन सिल्वर फॉस्फेट Ag3PO4। ठीक है, यह है सिल्वर फॉस्फेट। इसमें निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो अब ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को भी, जैसे हमने अब तक किया वही चीज़ करने वाले हैं। हम सबसे पहले लिखते हैं सिल्वर फॉस्फेट का फॉर्मूला। कैसे लिखेंगे? AgPO4 Ag3PO4। ठीक है, अब इसके दो पार्ट कर लेते हैं। Ag का कितना होता है बच्चों? 108 होता है, आपको पता है ना। इसको 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मैं अगर इतना ही लिख लूँ 3 × 108, इतना ग्राम ऑफ सिल्वर रिएक्ट विद कितना फॉस्फेट। फॉस्फेट का निकाल लें, PO4 का निकाल लेते हैं। फॉस्फोरस का कितना होता है बच्चों? फॉस्फोरस का होता है 30.9 होता है। 31 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 16, कैलकुलेट करो कितना आएगा ज़रा। ये आ जाएगा हमारा कुछ अप्रॉक्सीमेटली, ये आ जाएगा हमारा 95 आ रहा है। ठीक है ना, हाँ 95 आ रहा है। तो 3 × 108 ग्राम ऑफ सिल्वर रिएक्ट विद 95 ग्राम फॉस्फेट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके। दूसरी बात, अगर मैं इसको कैसे लिखूँ, इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ, इतना सिल्वर रिएक्ट विद 95 ग्राम फॉस्फेट। अगर मैं इसको थोड़ा सा उसी फॉर्म में, डेफिनेशन वाली फॉर्म में लाने की कोशिश करूँ। डेफिनेशन क्या बोल रहा था, देखो दोबारा दिखा देते हैं तुम्हें डेफिनेशन। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच रिएक्ट और डिस्प्लेसेस 108 पार्ट ऑफ सिल्वर। 108 में हमें आंसर लाना है, तो मैं किससे डिवाइड कर दूं दोनों को? मैं अगर इसको 108 लाना चाहती हूँ तो मैं दोनों को किससे डिवाइड कर दूँ? 3 से डिवाइड कर दूँ दोनों को। तो डिवाइड ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, ये भी मेथड सही है। डिवाइड बोथ बाय 3, अगर दोनों को हम 3 से डिवाइड कर दें या फिर यूनिटरी मेथड लगा लो, है ना। तो क्या करूँ? 3 × 108 डिवाइड बाय 3, इतने ग्राम ऑफ सिल्वर रिएक्ट विद 95/3 ग्राम ऑफ फॉस्फेट। तो यहाँ पे तो आ जाएगा 108 ग्राम सिल्वर रिएक्ट विद कितने के साथ? 95/3 ग्राम फॉस्फेट के साथ। आ गया हमारा आंसर। ठीक है ना, तो 108 हमारा स्टैंडर्ड था, उसके रिस्पेक्ट में इतना रिएक्ट करेगा या डिस्प्लेस करेगा। ऐसे भी हम कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है क्वेश्चन करने का। ठीक है बच्चों, चलिए अगले मेथड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ लिथियम नाइट्रोजन इन लिथियम नाइट्राइड। इसमें दो तरीके समझाऊंगी मैं आपको, 2 मेथड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका लिथियम नाइट्राइड के लिए करिए, और यहाँ पे मैं आपको कराने वाली हूँ 2 मेथड्स। हर तरह से कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर वही आएगा। ठीक है, 2 मेथड्स कराने वाली हूँ। कैसे कर सकते हैं? कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ लिथियम नाइट्राइड। पहले तो लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मूला लिख लीजिए बच्चों। लिथियम की वैलेंसी कितनी होती है? सोचो, वैलेंसी कितनी होगी? तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लिथियम और Li3n बन जाएगा। क्यों बच्चों? दो चीज़ें यहाँ पे, लिथियम की वैलेंसी +1 होती है और नाइट्रोजन की वैलेंसी -3 होती है। ठीक है ना, यहाँ तक तो क्लियर है सबको, है ना। अब 2 तरीके कैसे करवाने वाली हूँ वो सोचो। ये तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। एक तरीका है बच्चों, इंडिविजुअली एटम्स का निकाल लो, लिथियम का अलग निकालो, नाइट्रोजन का अलग निकालो। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, वो भी कर सकते हो। तो मैं आपको पहला मेथड सिखा रही हूँ, फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है बच्चों? इंडिविजुअल एलिमेंट कैलकुलेशन। इंडिविजुअल एलिमेंट इक्विवेलेंट मास कैलकुलेशन, या तो आप इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लें, ठीक है, दोनों के लिए, और आपका दूसरा मेथड हो जाएगा डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई। डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई
बट दोनों सिखा रही हूँ क्योंकि कहीं पे भी आपके काम आ सकता है। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई। तो आप क्या करेंगे बच्चों, Li3n का मैं अगर अलग अलग निकालूँ दोनों का, कैसे करूँ? Li3n को मैंने अगर सेपरेट कर दिया तो ये आया लिथियम प्लस और ये आया नाइट्रोजन -3। तो अगर इसका देखा जाए तो एलिमेंट लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों? इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास या एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय उसका वैलेंसी। यही तो है ना। मैं दोनों में अगर यही चीज़ अप्लाई कर दूं तो लिथियम के लिए कितना आ जाएगा? लिथियम का मास कितना होता है बच्चों? 7 लिया जाता है। वैलेंसी कितनी है? 1 है। ठीक है। नाइट्रोजन के केस में उसका मास कितना लिया जाएगा? 14। उसकी वैलेंसी कितनी है? 3 है। तो ये निकल गया। ठीक है, ये निकल गया। अब मैं दोनों का क्या ले लेती हूँ? एलसीएम ले लेती हूँ। दोनों को एलसीएम से सॉल्व कर लेती हूँ। तो कितना आ जाएगा? 21 + 14/3 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? 35/3। एक तो ये तरीका है करने का, ठीक है ना। ऐसे भी आ गया तो ये भी आपका आंसर आ गया। और दूसरी तरफ जब हम सामने कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों, एक सेकेंड, अरे क्या हो गया? चलो कोई नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या कहता है हमें? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू टोटल मॉलिक्यूलर मास बाय या तो पॉजिटिव चार्ज टोटल या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज। तो यही अप्लाई अगर हम कर लेते हैं यहाँ पे, तो दोनों का टोटल अगर आप लगाएं बच्चों, टोटल दोनों का कितना मॉलिक्यूलर मास बनेगा? साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं। लिथियम का 7, 3 बार लिथियम है, 7 + 7 + 7 और 14 होगा नाइट्रोजन का। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। तो मैं अगर 35 ऊपर रखती हूँ और नीचे टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज भी कितना है? 3 दिख रहा है आपको। लिथियम प्लस 3 बार है ना, तो प्लस प्लस प्लस, तो या तो 3 पॉजिटिव का ले लो या फिर नेगेटिव का ले लो। तो दोनों मेथड से बच्चों, दोनों मेथड जो हमने अप्लाई करे हैं, बोथ मेथड से सेम आंसर आया है। सेम आंसर बाय बोथ मेथड्स। ठीक है, ये आप ऐसे कर सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया, एक और करा देती हूँ इसमें फटाफट से। ओके, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत इजी है ये। ठीक है, लास्ट मैं करा देती हूँ आपको, फिर उसके बाद में एक और तरीका करा दूंगी। कैल्शियम फॉस्फेट का कर लेते हैं। Ca3PO4 होल ट्वाइस कैल्शियम फॉस्फेट है ये, है ना। इसको भी आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बोथ मेथड्स अप्लाई करिए। पहले तो हम करते हैं दोनों का इंडिविजुअली निकाल लेते हैं, इंडिविजुअल। ठीक है, और फिर हम करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक बच्चों, पहला मेथड जो है इंडिविजुअली अप्लाई करने का, वो देखो कैसे करते हैं। कैल्शियम के लिए अगर मैं निकालूं, कैल्शियम होता है 2 पॉजिटिव और फॉस्फेट होता है PO4 3 नेगेटिव। ठीक है, कैल्शियम का कितना होता है मास बच्चों? 40 होता है, डिवाइडेड बाय उसका वैलेंसी कितना हो गया? 2 हो गया। फॉस्फेट का कितना हमने ऊपर निकाला था? 95 था, जो क्या उसका मास, डिवाइड बाय उसका चार्ज कितना हो गया? 3 हो गया। आप इसको टोटल करके इसका आंसर निकाल लेना। और डायरेक्ट अगर मैं फॉर्मूला में पुट करती हूँ तो कैल्शियम का पहले मास निकालते हैं, कितना निकलेगा? 40 + 40 + 40 और 95 2 बार। ठीक है, इसको अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप इक्विवेलेंट मास डायरेक्ट फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू m की जो वैल्यू आएगी डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव चार्ज अगर मैं निकालूँ तो कितना आएगा? कैल्शियम पे चार्ज कितना है? +2 चार्ज है ना, और कैल्शियम है कितना? 3 बार, 3 टाइम्स है। तो 3 × +2 इज इक्वल टू +6 चार्ज आ जाएगा। तो 6 से डिवाइड कर देंगे बच्चों। एंड इन दोनों में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? हमारा सेम आने वाला है। ये आप कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, एक तो तरीका आपका ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन बच्चों मैं करा रही हूँ आपको। लास्ट क्वेश्चन ये है कि किसी एसिड में या किसी बेस में कितना H+OH- जनरली रिलीज होता है
कई बार हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि उस पर्टिकुलर कंडीशन में कितना हो रहा है। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ इस चीज़ को मैं क्या कहना चाहती हूँ। इन केस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, acids and bases, in some questions reactions are given which represent the number of H plus OH minus ions released. So यूज़ दैट, आपको वही इंफॉर्मेशन यूज़ करना है उस केस में, यूज़ दैट एज एन फैक्टर। ठीक है, जो मैंने आपको ये पॉइंट लिखवाया है वो आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। आपको वहाँ पे जो है उसी को एन फैक्टर की तरह यूज़ करना है। वहाँ पे ट्रेडिशनली आप ये मत देख लेना कि H2SO4 जो है ना उसका जो H प्लस रिलीज होते हैं वो 2 ही होते हैं, ये देख कर 2 अप्लाई कर दोगे तो क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। इक्वेशन भी देख लेना पहले वहाँ पे। मैं इसका एग्जाम्पल दे देती हूँ, मैं यहाँ पे आपको इक्वेशन का एग्जाम्पल दे देती हूँ कैसे होगा, जो मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बच्चों क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों हमारे पास कि आपको यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है। गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन है आपकी H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड है ये, ठीक है, प्लस NaOH गिव्स NaH2PO4 प्लस H2O। दिस इज द क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 निकालना है। फाइंड आउट इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4, ठीक है, H3PO4 का आपको इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे कैलकुलेट करना है। बच्चों कैसे करेंगे, इक्वेशन देखिए ध्यान से ज़रा, इक्वेशन आपको ध्यान से देखनी है। देखो यहाँ पे NaOH का एक OH है वो रिलीज़ हो रहा है, ये है क्या, बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, है ना, यही इक्वेशन है ना बच्चों, ये न्यूट्रलाइजेशन की इक्वेशन है, आप जानते हो। इक्वेशन जो है वो न्यूट्रलाइजेशन की है, इसका मतलब जितना बेस में से OH माइनस रिलीज़ होगा उतने ही एसिड में से H प्लस रिलीज़ होंगे, जो एसोसिएट करने के बाद यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, ओनली 1 वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्मिंग हेयर। जब एक ही वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो H3PO4 है उसके पास 3 हाइड्रोजन होते हुए वो सिर्फ एक हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है, इट इज़ नॉट रिलीजिंग ऑल द 3 हाइड्रोजन्स, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पॉइंट टू नोट क्या है, पॉइंट टू नोट ये है बच्चों, H3PO4 is not releasing all the 3 H plus ions, it is releasing only one H plus, ठीक है ना। तो कैसे निकालें यहाँ पे बच्चों, आपका यहाँ पे जो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा किसका, H3PO4 का, कितना होगा, वो होगा उसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 1। उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा उसको अगर आप 1 से डिवाइड कर देंगे वो उसका आंसर होगा। तो H3PO4 का हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना होगा बच्चों, ये हो गया 3 प्लस फॉस्फोरस का 31 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 16, इसको सॉल्व करके आपका आ जाएगा 98, ठीक है। तो ये हो जाएगा 98 डिवाइड बाय 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से करना है बच्चों। आज का होमवर्क क्या है आपका, इस क्लास का होमवर्क इज़ यू हैव टू डू एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस, ढूंढ के क्वेश्चंस करने हैं, 10 क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। जितने मैंने मेथड्स कराए हैं इस चैप्टर के उनके क्वेश्चंस करने हैं। एक चीज़ पहले बोल देती हूँ, इसमें आपको थोड़े से क्वेश्चन रिडॉक्स के मिल जाएंगे चैप्टर 1 में ही,
उनको देख करके परेशान नहीं होना है। उन क्वेश्चंस को लाइक KMnO4 रिएक्ट विद दिस ऑक्सैलिक एसिड और दिस ये बना रहा है वो बना रहा है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे डॉक्स चैप्टर में, बिकॉज उसके लिए आपको थोड़ी और नॉलेज होनी चाहिए जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करी है, ठीक है, वो आपको वहाँ सीखनी है। तो उनके क्वेश्चन देख के परेशान नहीं होना है, जितना मैंने कराया है उस लेवल के क्वेश्चंस कर लेना। आपका जो ये टॉपिक है वो आपका नीट एज वेल एज आपका IIT JEE लेवल के लिए भी मैंने मेंस के लिए करा दिया है, एंड इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके एडवांस में भी आ सकते हैं। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप आपको ये जो क्लास मैंने कराई है ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। मैंने आपको 3 से 4 मेथड्स कैलकुलेट करने के सिखा दिए हैं, बल्कि ज़्यादा ही, और 9 क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो 10 क्वेश्चन और ढूंढ के कर लेना इसी तरह के। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब माई चैनल एंड Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.